कैसे हो बच्चों? उम्मीद कर रहा हूँ खूब मजे में हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो। मेहनत का फल मीठा होता है। मैं आज आपको वेलकम करता हूँ मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने मनी चैप्टर को कवर किया था थॉरोली। आज आप बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैंकिंग के बारे में जो हमें पढ़ना है 2026 बोर्ड को दिमाग में रखते हुए, वो सबसे पहला टॉपिक है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस। तो बाबू ऐसा है कि हमारा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है ना, इसमें दो तरह के बैंक्स होते हैं, कमर्शियल और दूसरा होता है सेंट्रल। कमर्शियल बैंक्स कौन होता है? कमर्शियल बैंक जो आसपास आप अपने देखते रहते हो, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, जो डायरेक्ट पब्लिक से डील करता है, इसको कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। इनका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। ये इतना जो बैंक खोल के बैठा है ना, इनका काम तुमको सेवा देना नहीं होता है, इनका मेन काम होता है टू अर्न प्रॉफिट। और इन सारे बैंकों को जो कंट्रोल करती है उसको कहते हैं सेंट्रल बैंक। हमारे कंट्री की बात करें तो सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका काम होता है इन सारे कमर्शियल बैंकों को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। ठीक है, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, इनको फैसिलिटेट करना, इनके खराब समय पे इनको उद्धार करना। ठीक है, और ये काम करती है सोशल इंटरेस्ट पे, प्रॉफिट के लिए नहीं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू बैंक्स। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दोनों बैंकों का डिफरेंस क्या है। कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन होता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, जैसे सेविंग्स अकाउंट में पैसा हम लोग डालते हैं तो वन काइंड ऑफ डिपॉजिट हो गया। करेंट अकाउंट में पैसा रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, और बैंक उसको एक्सेप्ट करती है। और उसी पैसे से बैंक क्या करती है? ग्रांटिंग लोन्स, आपको लोन देती है। ये मेन फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का। अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो बच्चों देखो क्या लिखा मैंने, इट इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स का मतलब होता है मेन। मेन बॉडी होता है दैट कंट्रोल्स, जो कि कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्शंस भी देता है। किसको? द एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, यानी सारे कमर्शियल बैंकों को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, रेगुलेट करता है। क्लियर है? ठीक है, फिर देखो, इट कैन बी ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। यानी कमर्शियल बैंक्स का मालिक खुद गवर्नमेंट भी हो सकता है। जैसे एसबीआई, एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है तो इसका मालिक कौन हो गया? गवर्नमेंट। और एचडीएफसी की बात करो तो कौन है इसका मालिक? एक प्राइवेट ओनर है। तो कमर्शियल बैंकों को ओन गवर्नमेंट भी कर सकती है और प्राइवेट ओनर्स भी कर सकती है। लेकिन अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें, इट इज ओन्ड एंड गवर्नड ओनली बाय द गवर्नमेंट। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई इंटरसेप्शन, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, केवल गवर्नमेंट ही इसको ओन एंड कंट्रोल कर सकती है। क्लियर है? थर्ड नंबर पे आ जाओ, इट एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसका काम ही होता है प्रॉफिट कमाना। ये प्रॉफिट के लिए ही बनता है कमर्शियल बैंक। ठीक है, कोई भी प्राइवेट ओनर या गवर्नमेंट अगर कमर्शियल बैंक ऑपरेट कर रही है तो उसका मेन मकसद होता है टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो ये ऑपरेट करती है ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, इसका मेन मकसद होता है सोशल इंटरेस्ट, सोशल जस्टिस, पब्लिक इंटरेस्ट पे काम करती है। विदाउट विदाउट क्या लिखा मैंने? विदाउट प्रॉफिट मोटिव, यानी इसमें प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं है। क्लियर है? फिर अगले में आ जाओ, इट डील्स डायरेक्टली विद द पब्लिक। हम आप कोई भी कभी भी चाहे तो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई में आराम से जा सकते हैं और अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। तो कमर्शियल बैंक डायरेक्टली पब्लिक से डील करती है। लेकिन अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो इट डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक, यानी पब्लिक से वो डायरेक्टली डील नहीं करती है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। There are a number of commercial banks in a country, that is SBI, PNB, BOI, ICICI Bank, etc. बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स आपको मिल जाएंगे ऑपरेट करते हुए। लेकिन सेंट्रल बैंक की अगर मैं बात करूं तो हर कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है। अगर हमारे कंट्री की बात करूं तो हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो होपफुली कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस आपको समझ आ गया। अब मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यानी कमर्शियल बैंकों का क्या क्या है फंक्शन।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखोगे तो दो तरह का फंक्शन होता है, एक है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, यानी वो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। और पब्लिक डिपॉजिट्स किस में करती है? सेविंग्स बैंक में, करंट अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, रेकरिंग डिपॉजिट में, है ना। तो वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। फिर क्या करती है? उस पैसे से एडवांसिंग ऑफ लोन्स, फिर वो उस पैसे से पब्लिक को या किसी प्रोड्यूसर को लोन देती है। फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये भी प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का क्या मतलब हुआ? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब हुआ, सपोज करो तुम एक प्रीमियम कस्टमर हो किसी भी बैंक का, ठीक है, और तुम्हारे करंट अकाउंट में लेटेस्ट से 10 लाख रुपया डिपॉजिटेड है, 10 लाख रुपया आपने डिपॉजिट किया है, लेकिन आपको एक चेक इशू करना है 20 लैक्स का, आपको एक चेक इशू करना है 20 लैक्स का। तो चूंकि आप बैंक के प्रीमियम कस्टमर हो तो बैंक आपको अलाउ करेगी कि आप 20 लैक्स का चेक इशू कर दो। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख है लेकिन तुम पेमेंट कर रहे हो 20 लाख, तो इसका मतलब ये हो गया जो एक्स्ट्रा 10 लाख है वो बैंक से तुम लोन ले रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ लोन, और उसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तुम्हारे पास जो जमा है उससे ज्यादा अगर तुमको बैंक से निकालना है, विड्रॉ करना है, किसी को पेमेंट करना है तो तुम कर सकते हो, और वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और बैंक केवल उन्हीं कस्टमर को ये देता है जो कि प्रीमियम कस्टमर हो, जिसका बैंक के साथ अच्छा संबंध। क्लियर है? अब आता हूं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले आता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये भी बाबू है ना एक तरह का लोन ही है। इसमें क्या होता है? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज होता है, एक ड्रॉवर और एक ड्रॉई। एक ड्रॉवर और एक ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है? जो कि ऐसे समझो, ड्रॉई होता है बायर और ड्रॉवर होता है सेलर। तो जो सेलर है वो बायर को गुड्स बेचता है उधार में, और बायर बदले में एक प्रॉमिसरी नोट बनाता है जिसमें वो प्रॉमिस करता है कि हम 2 या 3 महीने के अंदर ये पैसा आपको चुका देंगे, और उसी को कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और जो ड्रॉवर होता है यानी जो सेलर होता है वो उस डॉक्यूमेंट को सुरक्षित अपने पास रखता है, लेकिन अगर उसको लोन लेना हो बैंक से तो वो उस डॉक्यूमेंट को सिक्योरिटी दे करके बैंक से लोन ले सकता है, क्योंकि बैंक को पता है कि जो ड्रॉई था, जो बायर है, वो प्रॉमिसरी नोट इशू किया है, वो प्रॉमिस किया है कि उसको पैसा दे देगा, तो बैंक सुरक्षित रहता है। इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे उसको सिक्योरिटी के तौर पे रख के बैंक ड्रॉवर को लोन दे देता है, उसी को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दूसरा होता है एजेंसी फंक्शंस। बैंक्स जो है हमारे लिए एक एजेंट का भी काम करती है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल बैंक हमारे लिए एजेंट का कैसे काम करती है? सपोज करो आपने ईएमआई में कोई गाड़ी लिया है, ठीक है, तो आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हो कि हर महीने आप जो है उस गाड़ी वाले कंपनी को इतना रुपया पे कर दो, तो बैंक उसको पे कर देती है, ठीक है, आपके बिहाफ में वो काम कर रही है, लेकिन फ्री में काम नहीं करती है। एक एजेंट का क्या होता है ना कि एजेंट कमीशन पे काम करती है, तो जब भी बैंक आपके लिए एजेंसी फंक्शन करती है तो आपसे वो कमीशन लेती है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस में क्या आता है? लॉकर फैसिलिटी, चेक्स एटसेट्रा। यानी लोग क्या करते हैं, अपना जो कॉस्टली चीज है उसको सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, सेफ कस्टडी के लिए बैंक में लॉकर फैसिलिटी लेते हैं और अपना अपना लॉकर खुलवाते हैं। उसके लिए चार्जेस लेती है बैंक, और उस लॉकर में आप अपना जो कॉस्टली चीज है उसको आप आराम से सुरक्षित वहां पे रख सकते हो। इसके लिए आपको रेंट देना पड़ता है बैंकों को। तो ये आपने सीखा प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक में। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन। ये कमर्शियल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है। ये होता क्या है? सपोज कर किसी ने डिपॉजिट किया बैंक में, कमर्शियल बैंक में 1000 रुपया। बैंक क्या करता है, उसी 1000 रुपए को 5000 रुपया बना करके लोन दे देता है। नहीं समझे? मतलब ये कि बैंक के पास है 1000 रुपया, बैंक के पास आया 1000 रुपया, लेकिन वो लोन दे दिया 5000 रुपया, यानी 1000 इज कन्वर्टेड इनटू 5000। ये मैजिक है। कैसे ये मैजिक बैंक करती है आओ समझते हैं।
ठीक है, बहुत ध्यान से। तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग द इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट को कहते हैं, जो शुरुआत में बैंक के पास पैसा आता है, किसी ने डिपॉजिट किया, उसको इनिशियल डिपॉजिट बोलते हैं। बाय कंटिन्यूअस लेंडिंग एंड डिपॉजिट एक्यूमुलेशन, अब उसी पैसे से वो कंटिन्यूअस लेंडिंग यानी लोन देते रहती है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 1000 रुपए का उसने लोन दे दिया 5000। कैसे, ये चमत्कार कैसे करती है बैंक, आओ सीखते हैं। तो इस चमत्कार को सीखने के लिए पहले हम दो चीज एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? ऑल बैंक्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक्स है हमारे कंट्री में, सबको एक ही बैंक मान लो। मान लो एक ही बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूरे कंट्री में, ठीक है, ये मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। दूसरा, ऑल ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू द बैंक्स, यानी कोई भी परचेज हो, कोई भी सेल हो, या किसी तरह का कोई भी एक्सपेंस हो, कैश में नहीं हो रहा है, वो सारा ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक हो रहा है, यानी चेक से हो रहा है या यूपीआई पेमेंट से हो रहा है, ये हमको एज्यूम करना पड़ेगा, यानी नो कैश इज इन्वॉल्व। अब इस टेबल को समझो, क्रेडिट क्रिएशन को समझो बहुत ध्यान से। देखो, मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाया है। पहला है स्टेजेस, दूसरा है डिपॉजिट, तीसरा है लोन और चौथा है मिनिमम रिजर्व। और मैंने यहाँ पे LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं आगे विस्तारित रूप से बताऊंगा, अभी थोड़ा समझा देता हूं कि देख होता क्या है ना, कोई आदमी आया बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है। अब बैंक क्या करती है ना, अपने एक्सपीरियंस से उसको पता होता है कि लोग पैसा जमा भी करते हैं, लोग निकालते भी हैं पैसा, तो ऐसा नहीं है सिर्फ जमा ही करते हैं। तो मान लो किसी ने 1000 रुपया जमा किया, तो वो निकालेगा कितना, वो निकालेगा कितना, ये बैंकों को एक्सपीरियंस होता है। तो सारा पैसा तो हम नहीं निकाल लेते, थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। तो जितना बैंक एज्यूम करती है कि कोई आदमी इसको निकालेगा, तो उस रेशियो को बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, अर्थात LRR। तो मैंने यहाँ पे LRR माना है 20%। 20% यानी सपोज डिपॉजिट आया 1000, तो उसका 20% बैंक अपने पास रखेगी, इस भय से रखेगी कि कोई आया निकालने तो हम उसको पैसा दे सके, और बाकी पैसे का बैंक क्या करेगी, लोन दे देगी। बात समझ आए? तो इसको LRR कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। तो मैंने 20% माना है, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। अब आते हैं स्टेज 1 में, ये हमारा स्टेज 1 है। स्टेज 1 में सपोज करो हमारा डिपॉजिट आया 1000 रुपए का, 1000 रुपए का डिपॉजिट आया, इसमें से 1/5 यानी 20% बैंक अपने पास रख लेगी, तो इसका 20% होता है 200 रुपया। क्यों रखेगी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोई आएगा निकालने तो उसको दे देगी बैंक। बाकी बचता है 1000 माइनस 200 करोगे 800, वो बैंक दे देगी एज अ लोन, ठीक है। सपोज करो बैंक ने ये लोन, सपोज करो टाटा स्टील को दे दिया, टाटा स्टील को दे दिया। टाटा स्टील क्या करेगा, इस पैसे से, इस 800 करोड़ रुपए पैसे से क्या करेगा, वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा, वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा। तो मैंने बताया जो भी परचेज करेगा वो चेक के थ्रू करेगा, हाँ कि ना? यस सर, बिल्कुल आपने बताया। तो टाटा स्टील 800 रुपीज से रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है चेक से। अब ये चेक टाटा स्टील जिसको पे करेगा, वो आदमी उस चेक को वापस बैंक में जमा करेगा, हाँ या ना? यस सर, ये तो सही है। तो घूम फिर करके वो चेक वापस बैंक में आ जाएगा। कितने का चेक आ गया? 800 रुपए का चेक आ गया। मैंने कहा था ये मान लो कि देयर इज ओनली वन बैंक, तो उसी बैंक में वापस 800 आ गया। फिर इस 800 रुपए जो आया, 800 रुपए का 20% यानी 160 रुपीज बैंक अपना मिनिमम रिजर्व में रखेगा, बाकी जो बच गया 640 बैंक उसको वापस से लोन दे देगा। आ रही बात समझ में? फिर से 640 रुपया। अब मान लो इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये लोन दे दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रॉ मटेरियल फिर से परचेज किया किससे? चेक से। अब ये चेक घूम फिर के फिर से बैंक में आ गया 640 रुपया। बात आ रही है समझ में? अब 640 रुपए का फिर से 20% बैंक अपने पास रखेगा, यानी 128 रखेगा, और बाकी जो है वो लोन पे दे देगा। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, कितने का लोन हो रहा है? 512 रुपीज का लोन हो गया। तो देख रहे हो ना, इस सिस्टम को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। अब सवाल है
कि ये जो क्राइटेरिया है, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है पैसे का, ये रुकेगा कहां? कहीं ना कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा। कहां पे रुकेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसे मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट मल्टीप्लायर। बाबू देख, इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय LRR। जो आपका LRR है ना, लीगल रिजर्व रेशियो, उसका ये रेसिप्रोकल होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय, ये कितना था? 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर हो गया 5। इसका मतलब ये हो गया कि हम अपने इनिशियल डिपॉजिट्स को 5 टाइम्स लोन में कन्वर्ट करेंगे। और ये 5 टाइम्स कहां से आया? विद द हेल्प ऑफ मनी मल्टीप्लायर। यानी मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन LRR, डिपेंड्स ऑन LRR, इसको याद रखना है। तो ये जो डिपॉजिट था 1000 रुपया, ये कहां पे आके रुकेगा? ये कितना गुना अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा? देखो 5 टाइम्स, तो 1000 इंटू 5। यानी आपने यहां से सीखा कि आखिर ये प्रोसेस रुकेगा कहां, वो तय करती है मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, सिमिलरली अब तुम इन दोनों कॉलम्स को खुद से भर लो। 5000 का 20% मिनिमम रिजर्व, ये कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। और लोन हम कितने का देंगे? 5000 में से 1000 चला गया, टोटल लोन हम देंगे 4000। बात आ गई समझ में? तो इस तरह से बैंक क्रेडिट क्रिएशन करती है। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है लीगल रिजर्व रेशियो और दूसरा है मनी मल्टीप्लायर। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन, यानी इस क्रेडिट क्रिएशन को ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो बढ़ा सकता है या घटा सकता है? ठीक है, ठीक है, दिमाग में रखो, क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी कैश डिपॉजिट। प्राइमरी कैश डिपॉजिट यानी इनिशियल डिपॉजिट, जितना ज्यादा डिपॉजिट आएगा उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा। कॉमन सेंस है। हमारे एग्जांपल में अभी तुमने देखा 1000 रुपए का प्राइमरी डिपॉजिट था और हमने मैक्सिमम डिपॉजिट उससे कितना कर लिया था? टोटल डिपॉजिट 5000, याद करो। तो अगर 2000 आता तो 10000 होता। कॉमन सेंस है। तो मोर प्राइमरी कैश डिपॉजिट, मोर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन। सेकेंडली लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब मैंने समझा दिया था कि कितना पैसा बैंक अपने पास रखती है। तो इसका परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, बैंक उतना ज्यादा पैसा अपने पास रखेगी और लोन कम देगी, लोन कम देगी, लोन कम देगी, यानी क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। तो मोर द लीगल रिजर्व रेशियो, लेस विल बी द क्रेडिट क्रिएशन। एंड थर्डली पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक भी क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करती है। कैसे? मैं समझाता हूं। देखो, जब कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, बहुत ध्यान से समझना, इन्फ्लेशन यानी हर एक चीज का दाम बढ़ा हुआ रहता है। ये क्यों रहता है? बिकॉज हर एक चीज का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होता है, लोगों के जेब में पैसे बहुत ज्यादा होते हैं और वो हर चीज को खरीदना चाहते हैं। तो सेंट्रल बैंक अब इस इन्फ्लेशन के सिचुएशन को कैसे कम करती है? अच्छा, उससे पहले ये समझ लो कि लोगों का परचेजिंग पावर अचानक से बढ़ता कब है? जब बैंक उनको बहुत आसान टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन देती है। तो तब आरबीआई चाहती है कि बैंक लोन देना कम कर दे, जिससे लोग चीजों का डिमांड कम कर दे और उससे प्राइस कंट्रोल्ड हो जाए। तो सेंट्रल बैंक ऐसा पॉलिसी निकालती है जिससे क्रेडिट क्रिएशन कम पड़ जाता है, तो लोगों का डिमांड भी कम हो जाता है और प्राइसेस भी कंट्रोल्ड हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। और जब डिफ्लेशन होता है तो जस्ट सेंट्रल बैंक उल्टा करती है। होपफुली क्लियर है? तो 3 फैक्टर्स, इसको अच्छे से दिमाग में रखना। अब बात करते हैं 1 मार्क का न्यूमेरिकल इससे कैसे पूछता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन में आएंगे, ये सारा न्यूमेरिकल्स। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास दे दिया कि इनिशियल डिपॉजिट है, लेट अस से इनिशियल डिपॉजिट गिवन है 10,000 करोड़ और लीगल रिजर्व रेशियो इज गिवन एज 20%, यानी 1/5। तुमसे कह रहा है कि आप निकाल के बताओ टोटल डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स कितना होगा। ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट्स का क्या फॉर्मूला अभी अभी सिखाए थे? टोटल डिपॉजिट हो जाएगा इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर
इंटू मनी मल्टीप्लायर, होगा या नहीं? यस सर, बिल्कुल होगा। काट दो यार, रिफिल इतना भर देता है ना। मनी मल्टीप्लायर, अब देखो ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन को मैं बनाऊं तो इनिशियल डिपॉजिट है हमारा 10,000 करोड़, और मनी मल्टीप्लायर मैंने कैसे बताया था, इसका रेसिप्रोकल कर दो, एलआरआर का रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1/5 है तो हो जाएगा 5/1, तो आंसर वुड बी 50,000 करोड़। समझ में आया? अच्छा, एक और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये ध्यान से देखो। ये ना आपके क्वेश्चन में टोटल डिपॉजिट्स दे देगा, कहेगा टोटल डिपॉजिट्स है 50,000 करोड़, ठीक है, और एलआरआर दे देगा इट इज 20%। तुमसे कहेगा कि बाबू आप इनिशियल डिपॉजिट निकाल के बताइए, इनिशियल डिपॉजिट निकाल के बताइए। मैं इसी फॉर्मूला को यूज करूंगा, यही एक फॉर्मूला है जिससे ये निकल जाएगा। तो देख यहां पे क्या था, टोटल डिपॉजिट इक्वल टू क्या था, इनिशियल डिपॉजिट इनटू क्या था, मनी मल्टीप्लायर। तो देयरफॉर टोटल डिपॉजिट गिवन है 50,000, बैठा दो, इक्वल टू ये क्या है, ये क्या लिखा मैंने, इनिशियल डिपॉजिट जो मुझे निकालना है उसको x मान लो, और मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, एलआरआर का रेसिप्रोकल, यानी ये 1/5 है तो वो इंटू 5/1 हो गया। देयरफॉर x विल बी 50,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 10,000 करोड़ आंसर। तो दोनों में से एक न्यूमेरिकल एमसीक्यू में आना चाहिए, तो इसको बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। अब चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लो इससे क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छे से एकदम ध्यान से सुनना। सेंट्रल बैंक का क्या मतलब होता है, आपको पता है ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, वन एंड ओनली इंस्टीट्यूशन which operates, control, directs and regulates the entire monetary and banking structure of the country, ये आप जानते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस का। तो सेंट्रल बैंक का सबसे पहला फंक्शन होता है बैंक ऑफ इशू, यानी ये क्या करती है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स प्रिंट करती है, ठीक है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स प्रिंट करती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ऐसा नहीं कि जब मन किया तब नोट छाप दिए, नहीं, जरूरत पड़ने पे नोट छापती है और कॉइन्स छापती है। दूसरा है बैंक एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ये जो सरकार है हमारी गवर्नमेंट का, ये बैंकर भी है, गवर्नमेंट अपना सारा पैसा यहीं पे रखती है, एजेंट भी है गवर्नमेंट के लिए, जमीन का लेन देन, मान लो हमारी सरकार यूएसए में कोई एसेट परचेज करना चाहती है तो उसका जो भी अग्रीमेंट होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो आरबीआई के थ्रू होगा, इसलिए आरबीआई सरकार का एजेंट कहलाती है। एंड एडवाइजर, जब देश संकट में आता है, इन्फ्लेशन का कंडीशन हो, डिफ्लेशन का कंडीशन हो या और कोई संकट हो, तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि इस समय आपको क्या कदम उठाना चाहिए, ठीक है। तीसरे फंक्शन पे आते हैं कस्टोडियन यानी सुरक्षित रखना, किस चीज को, कैश रिजर्व्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कैश रिजर्व्स आपको पता है कमर्शियल बैंक्स जो है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, ये नियम होता है, ये रूल होता है, रूल आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है कि कमर्शियल बैंकों के पास जितने भी पैसे होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, उनका एक सर्टेन परसेंटेज उन्हें आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैश रिजर्व रेशियो। तो कमर्शियल बैंकों के पास जो पैसा होता है ना, उसका एक पोर्शन वो आरबीआई के पास रखता है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, और एक पोर्शन वो खुद के पास रखता है, जिसको एसएलआर बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर है, ठीक है। तो ये कस्टोडियन है, सुरक्षित रखता है कमर्शियल बैंकों का पैसा, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डॉलर, येन, पाउंड, इन सब का भी कस्टडी होता है आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक, ठीक है। फिर आता है बैंकर्स बैंक, नाम से ही समझ रहे हो, बैंकों का बैंक, कमर्शियल बैंकों का ये बैंक होता है। जैसे हम पब्लिक, अगर हम पब्लिक को अगर लोन चाहिए तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे, कमर्शियल बैंकों को लोन चाहिए तो आरबीआई के पास जाएगी, ठीक है। तो बैंकर्स बैंक में देख दो इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। पहला, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है आखिरी उपाय। अगर कोई बैंक डूब रहा होता है, क्राइसिस में होता है, तो उसको आरबीआई पैसे से मदद करके उठाती है,
इसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। दूसरा है बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, मतलब ये है कि सपोज करो एसबीआई, बहुत ध्यान से सुनना, एसबीआई ने एचडीएफसी को पैसे उधार दिए थे, एसबीआई ने एचडीएफसी को पैसे उधार दिए थे। एचडीएफसी अब वो पैसा एसबीआई को नहीं लौटा रहा है, समय पे नहीं लौटा रहा है, तब एसबीआई क्या करती है, आरबीआई से शिकायत करती है और आरबीआई वो पैसा एसबीआई को लौटा देती है। अब पूछो कहां से लौटाती है, तो बाबू एचडीएफसी का भी तो पैसा आरबीआई में जमा है ना, जो आपको मैंने बताया कैश रिजर्व रेशियो, तो वहां से आरबीआई एचडीएफसी वाले पैसे में से पैसे निकाल के एसबीआई को चुका देती है। बात समझ गए? इसको कहते हैं बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करता हूं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये मैंने पिछले टॉपिक में आपको समझाया। इसका मतलब होता है कि क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब होता है, लोन बांटते रहो, लोन बांटते रहो, अपना जो इनिशियल डिपॉजिट आ रहा है उसको मल्टीपल्स में लोन बांटो। तो भैया लोन बांटने से नहीं ना होता, अगर आप धड़ल्ले से लोन बांट रहे हो तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा रहे हो, परचेजिंग पावर बढ़ाओगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो गुड्स का प्राइसेस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो वो कंट्रोल का काम कौन करती है, आरबीआई करती है, सेंट्रल बैंक करती है। गॉट इट? अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये लास्ट पॉइंट है ना, उसी से ये रिलेटेड है। अभी मैंने बताया कि धड़ल्ले से लोन बांटने से नहीं होता है, उससे इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है, या फिर एकदम ही लोन मत बांटो तो उससे भी दिक्कत है। तो ये इसको कंट्रोल करना पड़ता है आरबीआई को, तो आरबीआई के पास सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स है इसको कंट्रोल करने का। तो दो तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, इसको बहुत ध्यान से देखना। उसमें सबसे पहले आता है बैंक रेट। बाबू बैंक रेट क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक एडवांसेस लॉन्ग टर्म लोन्स, इसको याद रखना। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, लॉन्ग टर्म लोन्स देती है, तब उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं बैंक रेट। और जब शॉर्ट टर्म लोन देती है, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देती है, तो उसको कहते हैं रेपो रेट। गॉट द डिफरेंस? लॉन्ग टर्म लोन्स जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को दे रही है बैंक रेट, जब शॉर्ट टर्म लोन्स आरबीआई कमर्शियल बैंकों को दे रही है तो उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं रेपो रेट। तो अब समझते हैं इन दोनों से हम मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। सपोज कर ये आरबीआई है, सपोज करो ये आरबीआई है और ये एसबीआई है और ये टाटा स्टील है, ठीक है। आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया, ठीक है, रेट ऑफ परसेंट लिया 4%। एसबीआई क्या करता है, उस पैसे से टाटा स्टील को लोन दे देती है, ठीक है, और 4% पे वो आरबीआई से लेती है और टाटा स्टील को देती है 6% पे। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये बनिया बैंक होता है, कमर्शियल बैंक होता है, इसका मेन काम होता है प्रॉफिट कमाना, तो 4% पे लिया, 6% पे दे दिया, क्योंकि टाटा स्टील डायरेक्ट तो आरबीआई से लोन नहीं ले सकती, इसको दिमाग में रखो। तो इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो बाद में, अब इस रेट को क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक रेट बोलेंगे। सपोज करो आरबीआई बाद में इसको बढ़ा देती है, 5% कर देती है, तो ये भी बढ़ा देगा ना, 7% कर देगा। तो यहां से क्या समझे हम कि अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा तो एसबीआई का लेंडिंग रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लोन जो है वो महंगा हो जाएगा। पहले टाटा स्टील को 6% देना पड़ रहा था, अब टाटा स्टील को 7% देना होगा। तो टाटा स्टील लोन लेना कम कर देगी, लोन लेना कम कर देगी। इसका मतलब कि सर समझ गए हैं, बैंक रेट अगर बढ़ जाएगा तो क्या है ना कि मनी क्रिएशन जो है या क्रेडिट क्रिएशन वो घट जाएगा, वो घट जाएगा। क्लियर है? तो इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। देखो बैंक रेट बढ़ रहा है तो मनी क्रिएशन घट रहा है, और उल्टा अगर बैंक रेट घट रहा है तो मनी क्रिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो दिमाग में इनवर्स रिलेशन को याद रखना, हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है बैंक रेट और मनी क्रिएशन में। इन द सेम वे रेपो रेट के साथ भी होता है कि अगर रेपो रेट बढ़ गया
तो मनी क्रिएशन हमारा घट जाएगा, यानी क्रेडिट क्रिएशन घट जाएगा। क्लियर है? अब आता हूं रिवर्स रेपो रेट में। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है रिवर्स ऑफ रेपो रेट। बाबू क्या है रिवर्स ऑफ रेपो रेट? बहुत सिंपल है। रेपो रेट कब होता था? जब आरबीआई लोन दे रही है कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, और रिवर्स रेपो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक्स का जो पैसा आरबीआई में रखा हुआ है, जो मैंने कैश रिजर्व रेशियो बताया, कमर्शियल बैंकों का पैसा जो आरबीआई में रखते हैं, आरबीआई उस पर इनको इंटरेस्ट देती है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। दे आर नोन एज रिवर्स रेपो रेट। बात समझ रहे हो? जैसे जैसे ये मान लो आरबीआई है और ये एसबीआई है, ठीक है? तो एसबीआई अपना पैसा डिपॉजिट कर रही है आरबीआई के पास, और आरबीआई बदले में इनको इंटरेस्ट दे रही है 5%। 5%, ये जो 5% है इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझो, अब बात को समझो। सपोज करो आरबीआई इस रेट को बढ़ा दे, 5% से 6% कर दे, तो एसबीआई क्या करेगी? एसबीआई अब बाहर लोन देना बंद कर देगी, क्योंकि जब आप बाहर पब्लिक को लोन देते हो या किसी प्रोड्यूसर फर्म को लोन देते हो तो उसमें रिस्क भी होता है कि वो लोन चुकाए या नहीं चुकाए। तो एसबीआई के पास जो एक्सेस पैसा होता है, अब वो लोन ना दे करके क्या करेगी? आरबीआई के पास रख देगी, क्योंकि उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। बात आ रही समझ में? तो इससे क्या हुआ कि अगर रिवर्स रेपो रेट आपका बढ़ जाएगा तो मनी क्रिएशन आपका घट गया, लोन देना कम कर देगी और सारा पैसा वो आरबीआई के पास रखेगी। और इसी का उल्टा कर लो, अगर रिवर्स रेपो रेट घट जाए तो मनी क्रिएशन बढ़ जाएगा। अगर ये 5% से 4% हो जाए तो एसबीआई अब ज्यादा लोन बांटेगी, क्योंकि वहां उनको ज्यादा प्रॉफिट है। क्लियर है? तो सब के साथ देखो इनवर्स रिलेशन होता है, इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट में बेचती है। ठीक है? अब देखो, जब सरकार अपना बॉन्ड्स बेचेगी, डिबेंचर्स बेचेगी मार्केट में, तो लोग तो खरीदना चाहेगा ना, वो सेफ होता है, सरकारी चीज सेफ होता है। तो सपोज करो मार्केट में अभी इन्फ्लेशन है, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है, वो धड़ल्ले से लोन बांट रही है, तो लोग भी खूब चीजों को खरीद रहे हैं क्योंकि उनको लोन आसानी से मिल रहा है। अब आरबीआई को अगर इसे कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करती है? मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स छोड़ देती है, इशू कर देती है। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? अब लोन देना बंद कर देता है और सरकारी बॉन्ड्स को खरीद लेता है। तो उसका सारा पैसा जो है बॉन्ड्स खरीदने में चला जाता है और लोन बांटना वो कम कर देती है। ठीक है? तो लोन बांटना कम कर दिया, मतलब मनी क्रिएशन हमारा घट गया। ऐसा कब हुआ? जब आरबीआई ने सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा तो मनी कंट्रोल जो है, मनी क्रिएशन जो है वो कम हो जाएगा। और इसी का उल्टा ले लो, जब वापस वो कमर्शियल बैंकों से परचेस कर लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो फिर से कमर्शियल बैंकों के पास पैसे आ जाएंगे और फिर से कमर्शियल बैंक जो है लोन बांटना चालू कर देगी, तो मनी क्रिएशन बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया, इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट आता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में दो है, एक कैश रिजर्व रेशियो है और एक एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बाबू कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है उसके डिपॉजिट का, कमर्शियल बैंकों के पास जो डिपॉजिट आता है उसका सर्टेन पोर्शन उसको रखना पड़ता है आरबीआई के पास, उसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी जो उसके पास डिपॉजिट्स आता है कमर्शियल बैंकों के पास, उसका सर्टेन पोर्शन उसको खुद के पास रखना पड़ता है, ताकि कोई कस्टमर आए पैसा निकालना चाहे तो वो उसको दे सके। तो दोनों में फर्क समझ में आया? सीआरआर डिसाइड करता है कि कितना रुपया आप आरबीआई के पास रखोगे, एसएलआर डिसाइड करता है कि कितना रुपया कमर्शियल बैंक्स खुद के पास रखेगी उसको। क्लियर है? तो अब जरा देखो ये मनी क्रिएशन को कैसे कंट्रोल करती है। मान लो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ा दिया जाए, क्रेडिट क्रिएशन जो है, सॉरी कैश रिजर्व रेशियो जो है वो आरबीआई बढ़ा दे, उसको इंक्रीज कर दे,
तो इसका मतलब है कि ज्यादा पैसा, ज्यादा कमर्शियल बैंकों को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना होगा और लोन देना कम करना होगा, लोन देना कम करना होगा। तो मनी क्रिएशन क्या हो गया, कम हो गया। देखो फिर से इनवर्स रिलेशन आ गया, फिर से इनवर्स रिलेशन आ गया, दिख रहा है। सिमिलरली एसएलआर के साथ भी होगा, अगर एसएलआर को बढ़ा दिया जाए तो मनी क्रिएशन भी कम हो जाएगा, यानी बैंक को खुद के पास पैसे ज्यादा रखने होंगे और लोन वो कम बांटेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है क्वांटिटेटिव टेक्निक तुमको पूरा समझ में आ गया। बाबू लोग अब बात करते हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। क्वांटिटेटिव हमने सीख लिया, अब क्वालिटेटिव सीखते हैं। क्वालिटेटिव में तीन चीज आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल स्विजन एंड क्रेडिट रैशनिंग। तीनों को अच्छे से समझो। पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट को समझते हैं। सपोज ये टाटा स्टील है और टाटा स्टील को लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो टाटा स्टील चला गया एसबीआई के पास, ठीक है। एसबीआई ने कहा साहब सिक्योरिटी दीजिए फिर लोन दूंगा, सिक्योरिटी दीजिए फिर लोन दूंगा। तो टाटा स्टील ने इनको सिक्योरिटी दिया, अपना लैंड एंड बिल्डिंग दिया 10 लाख रुपीस का, ठीक है। बढ़िया से समझो। अब एसबीआई क्या करेगा ना, अब टाटा स्टील को आराम से लोन देगा, लेकिन 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 जितने का सिक्योरिटी है उससे कम का लोन देगा। और ये जो डिफरेंस है, सपोज करो लोन दे दिया 9 लाख का, तो ये जो 1 लाख का डिफरेंस हुआ इसको कहते हैं मार्जिन, इसको कहते हैं मार्जिन, ठीक है। और ये मार्जिन आरबीआई डिसाइड करती है कि सिक्योरिटी जितना दोगे उसमें कितना मार्जिन होना चाहिए। सिक्योरिटी में से मार्जिन को माइनस कर दोगे, बाकी आप लोन दे दोगे। तो अब जब इन्फ्लेशन का कंडीशन रहता है, मान लो पूरे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है मैं बार बार समझा रहा हूं, क्योंकि बैंक धड़ल्ले से लोन बांट रही है। तो यानी आरबीआई को ये अमाउंट कम करना है, ये अमाउंट कम करना है। तो आरबीआई क्या करेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी, इसको 2 लाख कर देगी। तो टाटा स्टील को कितना लोन मिलेगा, 8 लाख का लोन मिलेगा। तो यहां से अच्छे बच्चे क्या सीख गए, अच्छा सर ये तो बहुत इजी है, मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर हम बढ़ा दे तो हमारा मनी क्रिएशन कम हो जाएगा। जस्ट इनवर्स, जस्ट इनवर्स, हर चीज में इनवर्स। क्लियर है। दूसरे में आता हूं, मॉरल स्विजन। मॉरल स्विजन का मतलब होता है इट रेफर्स टू परसुएशन, रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल सजेशन, advice and appeal by the central bank to commercial bank to cooperate with the general monetary policy। यानी हाथ जोड़ करके सेंट्रल बैंक रिक्वेस्ट करती है, बाबू रे, मेरा बाबू रे, अभी मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, थोड़ा लोन देना बंद कर, ठीक है। इनफॉर्मल वे में उसको बुलाती है, उसको खिलाती पिलाती है, चाय पिलाती है, ठंडा पिलाती है, चिकन खिलाता है। तो ये सब खिला पिला के उसको बहला फुसला करके उसको अच्छे से समझाता है कि अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, थोड़ा लोन देना बंद करो। इसको मॉरल स्विजन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग का मतलब होता है अंडर दिस पॉलिसी द सेंट्रल बैंक में एनकरेज और डिस्करेज कमर्शियल बैंक टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस और टू सर्टेन प्रायोरिटी सेक्टर। जैसे मान लो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ये रिक्वेस्ट कर रही है कि देखो अभी ऐसा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन चाहिए, तो तुम जो है ना इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन देना थोड़ा कम करो, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन बढ़ा दो, या फिर एजुकेशनल लोन को बढ़ा दो, होम लोन को कम कर दो, ठीक है। इस तरह का जो पॉलिसी होता है सेक्टर वाइज लोन बाइफर्केशन इज नोन एज क्रेडिट रैशनिंग। उम्मीद करता हूं बच्चों ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, इससे क्वेश्चन आना अनिवार्य है। अभी मैं आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस दे रहा हूं, वीडियो के एंड में आपको सारा प्रोबेबल क्वेश्चंस मिल जाएगा मनी एंड बैंकिंग से, उसकी तैयारी कीजिए। उसमें से अगर किसी का आंसर आपको चाहिए होगा तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में।